देखने में आता है कि सेनेट में जो आपकी पार्टी है वो बड़ी खामोश है और उनकी कोई ऐसी जो सेनेट के इजलास भी आपने रिक्वेजिशन नहीं करवा सके, वहाँ पे आपने कोई जो करारदादें भी जमा नहीं कराई, जो पार्लिमानी निज़ाम है, तो कुछ सेनेटर्स की तरफ से आप बहुत वोकल हैं, लेकिन ओवरऑल जो पार्टी के बाकी जो मेंबरान हैं तो उसमें हम नज़र ये आता है कि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है पार्लियामेंट के अंदर? उसकी उसकी वजह यह है कि जब आप रिक्वेजिशन कराते हैं आपको मिनिमम नंबर्स 26 चाहिए होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने मेंबर हैं, अगर आप ये समझें मेरे ख्याल में 25 या 26 हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो अंडरग्राउंड है, मेरे ख्याल में 8 या 10 ऐसे हैं जो है। तो हमारे जो एक्चुअल जो लोग होते हैं वो 15-16 के दरमियान में होते हैं। इक्का दुक्का कोई बीमार होता है, नहीं आता, तो आप ये समझे 14 या 15 रहते हैं वहां पे। अब 14-15 पे रिक्वेजिशन नहीं होती है। अब दूसरी बात कि हम लोग वहां पे कोई रेजोल्यूशन या कोई चीज नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग रेजोल्यूशन फाइल कर लेते होते, अनफॉर्चुनेटली उसमें ये हो जाता है कि ये इस्तेकाक है चेयरमैन का कि वो उसको लेकर आता है या नहीं लेकर आता है। अगर चेयरमैन नहीं लेकर आ सकता तो हम सिस्टम के अंदर रहते हुए उसका कुछ कर नहीं सकते सिवाय एहतजाज के। हम एहतजाज अपनी जगह पे जरूर करते होते हैं, जैसे आपने कहा हम वोकल जरूर हैं, लेकिन उसका वो इफेक्टिवनेस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ऐसा है कि ये आपको, अगर आपके खिलाफ हुकूमत खड़ी हो जाए या आपके खिलाफ ये केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका ये काम ही नहीं है, दे आर नॉट पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तो सेनेटर साहब इस सिस्टम को बदलने के लिए आपने हुकूमत में कोई कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, इस तरह है, हमने बिल्कुल कोशिश की है हुकूमत को में बदलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है हुकूमत को बदलने के लिए, लेट्स से मैं और आप मिलके चल रहे हैं और अगर मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती, तो अगर हम 4 बंदे हैं उनमें से 3 बंदों की, चारों की जरूरत है, उनमें से 3 बंदों की एक सोच है, एक बंदे की सोच फर्क है, तो अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी सिंपल मेजॉरिटी आई थी उसमें हमें अनफॉर्चुनेटली बाज बैसाखियों की जरूरत पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली वो बैसाखियों ने हमारा उस तो अब अगर बेहतर हुकूमत आई तो उसमें कर सकेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा सेनेटर साहब के ये इजाजत मिल गई है कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मुशावरत की जा सकती है टिकटों के मामले के ऊपर। इसके ऊपर अब जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आके पार्टी पॉलिसी बताई है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जा चुके हैं उनको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे हैं टिकटों के लिए, लेकिन साथ ही ये बात भी आती है कि केस टू केस देखा जाएगा अगर कोई वापसी पे किसी को वापस लेना है या नहीं। तो अब हतमी इसके ऊपर फिर क्या पॉलिसी है पार्टी की कि वाकई वो लोग जो कि छोड़ के चले गए किसी मजबूरी के तहत, लेकिन पार्टी के खिलाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी तनकीद नहीं की, तो क्या उनके लिए आप समझते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो सकता है? देखिए, इससे है जैसे उन्होंने खुद बात की है कि केस टू केस हो सकता है। अब इसमें मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था 2 किस्म के लोग, एक वो लोग हैं जिन्होंने प्रेशर की वजह से पार्टी छोड़ दी लेकिन उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और वो साइड पर हो गए, और एक वो लोग थे जो छोड़ के पार्टी किसी एक और पार्टी ज्वाइन कर ली या उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की या चेयरमैन के ऊपर की और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब अगर हम इस जगह पे इसका एक दरमियान में लाइन खींच ले तो जिन लोगों ने साइड पे हो गए थे लेकिन उन्होंने कुछ और पार्टी ज्वाइन नहीं की या तनकीद नहीं की, मैं समझता हूँ उनके लिए शायद चांस बन जाए, लेकिन उसके लिए भी अगर आप मुझसे पूछे आई वुड प्रेफर उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो कहीं नहीं गए और उन खड़े रहे, तो मैं ख्याल में उनका हक बेहतर बनता है। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों है यहाँ, जब आपकी हुकूमत थी खासतौर पे पंजाब में आपने कितने वजीर इत्तलात और नशरियात चेंज कर दिए इसलिए कि वो उस वक्त शरीफ बरादरान पे और अपोजिशन पे तनकीद नहीं करते थे और वो इसीलिए बदलते चले गए। कभी मियां असलम इकबाल को बनाया बदला, कभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बनाया बदला, कभी फयाजुल हसन चौहान साहब को बनाया बदला, इसी तरह से काफ़ी। तो मुझे ये फरमाइएगा कि उस वक्त तो खान साहब उनके करीब सिर्फ वो लोग होते थे जो बेजा और बेतुकी तनकीद करते थे, आज उन पे अगर तनकीद होती है तो उनके लिए रास्ता नहीं है। वो तो अपनी पार्टी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। हाँ जी, इस तरह ये है कि एक चीज होती है जब आप छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं
तो फिर बेसिकली मेरे लिहाज से आपका वापसी का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे, मैं पॉलिटिक्स में उन सारे लोगों को जिन्होंने 2 से ज्यादा दफा पार्टी चेंज किए, उनको पॉलिटिक्स से अवाम को चाहिए कि उनको पॉलिटिक्स से निकाल दें, और हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि उनको एंटरटेन ना करें। क्यों? इनका नजरिया कोई नहीं है। आइडियोलॉजिकल पर्सन ऐसा होता है कि अगर किसी नहीं होती तो वो दूसरी जगह में जाके टिक कर बैठ जाता है। सेनेटर साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है। मैं चाहती हूँ चौधरी साहब से, इमरान साहब से उस पर राय भी लूँ, और मुझे आपसे 1-2 अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, मैं दोबारा वो आपकी तरफ आती हूँ। लेकिन इमरान साहब, जो सेनेटर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो तमाम तर मसाइब के बावजूद भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है या एक अक्सरियत ले सकती है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये कि बहुत सारे मसाइल हैं और पता नहीं उम्मीदवार भी कितने खड़े हो पाएंगे उनके या नहीं? समीना, देखें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। सेनेटर साहब जो अभी फरमा रहे थे ना, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है उनका वोट बैंक उस तरह से डैमेज नहीं हुआ। लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे हुकूमत जाने के बाद, अगरचे 9 मई के वाक़े के बाद डेंट पड़ा है, लेकिन शायद वो उस तरह से उतना डेंट अभी भी नहीं पड़ा कारकुन की सतह तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ हमेशा, जैसे सेनेटर साहब कह रहे थे हामिद मीर साहब का, तो मैं 1990 से बतौर साफ़ी मुख्तलिफ इलेक्शन जो कवर भी किए हैं, सियासी कैंपेन्स भी देखी हैं। तो मामला ये है कि सियासत जो है इलेक्शन की, उसमें 50% इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कैंपेन में होता है, और 50% इलेक्शन जो है वो पोलिंग डे और उससे पहले जो चांद रात होती है उसका होता है। वो एक अपनी एक अलग साइंस है। आपने ट्रांसपोर्ट किस तरह से देखना पड़ेगा, आपने ट्रांसपोर्ट किस तरह से करनी है, आपने पर्चियां कैसे बांटनी है, आपने पोलिंग स्कीम पे अमल कैसे कराना है, बिरयानी किसको देनी है, घर से किसको लेके आना है। वक्त बड़ा कम है, मैं चौधरी साहब से भी कमेंट ले। चौधरी साहब, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं निगरान हुकूमत के हवाले से, आपको नहीं लगता ये तो पूरा चार्जशीट कर दिया उन्होंने कि आप गैर मुतनाज़े इलेक्शन कराने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि आप तो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा यानी जो इजाफी नोट है उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि आपने एक खौफनाक निज़ाम कायम कर रखा है निगरान हुकूमत के नीचे। चौधरी साहब। जी हाँ, निगरान हुकूमत की जो गैर जानिबदारी है वो बड़ी अयां है, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो बिल्कुल ऐसी एफर्ट में लग रहे हैं कि जैसे वो एक जमात की हुकूमत बना के उसमें बाद में शामिल होना चाहते हैं, और यही एक शाखसाना नज़र आता है। निगरान हुकूमतें जहाँ पे भी हैं, वफाक में हो या सूबों में हो, बुरी तरह से नाकाम हैं अपनी जानिबदारी को बरकरार रखने में, और वो बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं। वो इल्ज़ाम किसको दे रहे हैं इसका तो पता नहीं चल रहा कि जी पीटीआई को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो किसी जमात के ऊपर इतना ज़्यादा जो है सख्तियाँ करके उनके कारकुनान को इलेक्शन ना लड़ने की इजाज़त दे के की जा रही है। ये प्रोजेक्शन जो है मैं ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि जो जिसके ऊपर जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है उसी की प्रोजेक्शन हो रही है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट कमेंट है, वो कमिंग फ्रॉम अ सेंसिबल पर्सन लाइक फजल रहमान साहब जो कि समझते हैं मामला। सही, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुझे सिर्फ एक, अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला मैं ऐड कर लूं। पीटीआई का ये जो स्टांस है कि जी हम फलां को लेंगे या फलां को नहीं लेंगे, बहुत सारे हलकों में ये शदीद किस्म का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारान जो हैं, इनके जो उम्मीदवार जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे थे, उनके शायद कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके या वो शायद कामयाब ही ना हो सके। इसलिए उमैर अमल खान न्याजी ने जो 1000 का फिगर दिया है वो उसमें ये बात समझ में आती है। तो उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या है, बहुत ज़्यादा जो अभी जो सेनेटर हुमायूं साहब की बातों से मैं गैदर कर सका हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लूप होल्स हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो है